नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बकैत कुमार द्वारा प्रोमोट किए जा रहे अपने दोस्त की बकैती और फिर बकैत कुमार की जनवरी 8 की रिपोर्ट, जहां बकैत कुमार जोर लगा रहे हैं कि जो किसान संगठन सरकार से मिल उन्हें समर्थन दे रहे हैं वो सभी किसान संगठन फर्जी हैं। तो रवीश अपने दोस्त या परम मित्र कह लीजिए अनुदय चक्रवर्ती, जो कि खुद एनडीटीवी में ही काम करते हैं, उनका एक वीडियो शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। ये मस्त है, खुद अपने ही रिपोर्टर को प्रमोट करते रहो, फिर चाहे वो बकवास ही क्यों ना कर रहा हो। इस वीडियो में चक्रवर्ती का कहना है कि किसान जो उगाता है वो आप तक पहुंचाने के बीच में 10 लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज देखते हैं, फिर मंडी या रिटेल में किसान का पैदा किया हुआ अनाज पहुंचाते हैं और फाइनली आप इसे खरीदते हैं। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कॉरपोरेट किसान को कम दाम देंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और मोनोपोली कर आपको महंगे में वो बेचेंगे। भूल जाइए कि 2013 में यही रवीश बिचौलियों को हटाने की बात करता था। अब रवीश अपने परम मित्रों के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि साहब कॉर्पोरेट आ जाएगा तो उनके आने से बिचौलियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान कसम, ये इतना बेतुका तर्क है ना, इतना बकवास तर्क है, पूछे मत। ये लोग इसी तरह से देश को गुमराह करते हैं। पहली बात, किसान को हक होगा कि वो कॉर्पोरेट को बेचे या मंडी में बेचें या बिचौलियों को बेचें। अब मान लो इनमें से जो किसान को सही दाम देगा, ज्यादा दाम देगा, किसान अपनी पैदावार उसको ही बेचेगा। आपने ये कर्नाटका वाली न्यूज़ तो पढ़ ही ली होगी। अब सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। कोई कॉर्पोरेट देखेगा कि उसको 1 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता है, वो बिचौलियों से कांटेक्ट करेगा। बिचौलिए उन्हें अपना प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट वगैरह माइनस करके खर्चा निकाल कर 1 क्विंटल का 25,000 प्राइस बताएगा। कॉर्पोरेट किसान से बात करेगा, वो बोलेगा कि उसको मंडी में तो भैया 1 किलो क्विंटल का 1850 मिल रहा है। तो कॉर्पोरेट और किसान के बीच में डील होगी, 1 क्विंटल 2,000 रुपए। मतलब किसान और कॉर्पोरेट के बीच के पैसे का एक हिस्सा किसान के पास जाएगा। इस तरह किसान का फायदा होगा, ना कि नुकसान। रही बात बिचौलियों की, तो बिचौलियों का क्या होगा? बिचौलियों की आमदनी, तो बिचौलिए मजबूर हो जाएंगे कि वो किसान को सही दाम दें, एमएसपी से ज्यादा। आज यही तो चक्कर है दोस्तों कि बिचौलिए किसी ना किसी बहाने से किसान को एमएसपी से कम अमाउंट देते हैं और खुद अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। किसान गरीबी झेलता है और बिचौलिए धन्ना सेठ बने बैठे हैं। सरकार के विरोध में ऐसा भी क्या पगलाना कि किसी भी गलत बात का समर्थन करो। अगर बिचौलियों की ईमानदारी से दाम कम देंगे तो किसान बिचौलियों को ही बेचेगा। अब चक्रवर्ती का कहना है कॉर्पोरेट मोनोपोली कर पहले तो लॉस झेलेंगे, फिर किसान प्रॉफिट देखकर उन्हें ही बेचेगा। जब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तब वो किसान को कम दाम देगा और खुद मुनाफा कमाएगा। अरे भैया, इतना तो समझो कि एमएसपी और मंडी कहीं नहीं जा रही है। कॉर्पोरेट कितनी भी मोनोपोली कर ले, किसान के पास तो हमेशा बेचने का ऑप्शन अवेलेबल ही रहेगा। चक्रवर्ती ने जोर इस बात पर भी दिया कि बीच के 10 लोगों का काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या खाएंगे। ये वैसा ही तर्क है कि किसी प्यून ने रिश्वत मांग ली तो उस पर कार्रवाई मत करो। क्यों? क्योंकि अगर वो रिश्वत नहीं लेगा तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। उन 10 लोगों को किसान और कॉर्पोरेट के साथ मिलकर काम करना होगा। ये कतई नहीं हो सकता कि अभी तक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट मैं देखता था तो आगे भी मैं ही देखूंगा। तुम अपने ट्रांसपोर्ट का साधन कॉर्पोरेट के साथ डील करके उसे यूज करो, उससे पैसे कमाओ। तो इन जैसों के बहकावे में मत आइए और समझिए कि इन कानून से किसान को फायदा ही होगा।
रही बात कि दुनिया के कई सारे देशों में कॉर्पोरेट फार्मिंग फेल हुई है, तो वो इसलिए हुई है कि वहां एमएसपी का सिस्टम नहीं था। इंडिया में एमएसपी का और मंडी कभी कहीं नहीं जा रही है। सरकार प्रोक्योरमेंट करती रहेगी, वो ऑप्शन हमेशा किसान के पास रहेगा। अब बात करते हैं बकैत कुमार के 8 जनवरी की बकैती की। इसमें बकैत कुमार पूरा जोर डाल रहा है कि सरकार को जो किसान या किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं वो सब फर्जी हैं। रवीश बता रहा है कि ऐसे ही एक संगठन हिंद मजदूर किसान समिति के प्रतिनिधि सरकार से मिले और उन्हें समर्थन दिया। ये कृषि मंत्री श्री तोमर जी ने ट्वीट किया था, पर यह संगठन दिसंबर 2020 में ही रजिस्टर हुई है। अब इसमें मुझे बताइए दोस्तों, गलत क्या है? उसके अध्यक्ष चंद्र मोहन जी तो खुद मीडिया में कह रहे हैं कि वो किसानों के हक के लिए हमेशा से बात करते रहे हैं, इसलिए इस समिति का गठन किया था, बहुत पहले से किया था। पर जब देखा कि किसान प्रोटेस्ट के बहाने लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन करा और सरकार को समर्थन दे दिया। ये तो वो मीडिया में बोल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने गन्ना की खरीदी, ट्रैक्टर लॉ पर सरकार को विचार करने का सुझाव भी दिया। तो ये फर्जी किसान कैसे हो सकते हैं? और रवीश खुद दिखा रहे हैं कि मेरठ से दिल्ली तक सरकार के समर्थन में ट्रैक्टर की रैली निकली। अब इतने सारे ट्रैक्टर और किसान सरकार ने कैसे इकट्ठा इतनी जल्दी कर लिए? इसका मतलब है कि यह समिति पहले से थी, इसके समर्थक थे, बस ये रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इसे उन्होंने दिसंबर में रजिस्टर कर लिया। और अच्छा, मान लेते हैं कि सरकार ने बोला हो कि आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, तो भैया गलत क्या है? क्या किसी समिति के रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत है? क्या अब इस देश में सबको सिर्फ सरकार का प्रोटेस्ट ही करना चाहिए? कोई सरकार के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता है? इसमें रवीश आगे बोलता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कभी इस समिति के बारे में ना सुना है और ना देखा है। मतलब क्या बेतुका सा तर्क है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने जरूर कोई सच बोलने वाली घुट्टी पी होगी कि वही सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ। पेज पर जिसका नाम है जनेऊ क्रांति, दिल्ली के बगल में जनेऊ क्रांति चल रही है और किसी को पता नहीं है। फेसबुक पेज पर 2,40,000 फॉलोअर हैं। चंद्रमोहन खुद को क्रांति गुरु कहते हैं। अच्छा, तो मेन दिक्कत यह है कि जनेऊ क्रांति क्यों चला रहे हैं? मतलब मिशनरीज चलाए जैसे कन्वेंशंस चलाएं या फिर मुल्ला जैसे इफ्तार अभियान चलाएं तो ठीक है। खास बात यह है कि जिस चंद्रमोहन से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने झट से फोटो ट्वीट कर दिया, उस चंद्रमोहन ने ऐसी कोई तस्वीर ना तो पोस्ट की ना ट्वीट किया। काफी कॉन्फिडेंट मालूम पड़े। फोटो पोस्ट करते तो बकैत कुमार कहता कि देखो दिसंबर में रजिस्टर किया, फोटो खिंचाई और फोटो पोस्ट कर दिया। नहीं किया है तो बोल रहा है कि क्यों फोटो पोस्ट नहीं की। अरे जब खुद वीडियो में बोल रहे हैं कि समर्थन किया है सरकार का, पोस्टर में लिखा है, तो ये इंस्टा और एफबी की पूंछ क्यों फाड़ रहे हो बकैत कुमार? अब रवीश इस पोस्टर को दिखाकर बोलते हैं कि ये तीनों गारंटी सरकार ने नहीं दी है, तो चंद्रमोहन जी ने सरकार का समर्थन कैसे कर दिया? यही रवीश का सूट पकड़ा जाता है। सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी है, कॉर्पोरेट्स को किसानों को तय समय में ही पैसा देना होगा, और अगर कॉर्पोरेट इसमें फेल हुई तो डिस्प्यूट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जो कि 30 दिन में रिजॉल्व करना होगा। यह बात रवीश अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं बताते हैं। तो खुद को जनेऊ क्रांति कहने वाले चंद्रमोहन के विचारों में कई तरह के अंतर्विरोध देखे जा सकते हैं। उनसे बात करने पर ही समझा जा सकता था कि किसान आंदोलन हिंदू और हिंदुस्तान का अपमान कैसे हो गया, जबकि उस आंदोलन में ना तो ऐसी कोई बात है, ना उसके नेताओं ने ऐसी कोई बात कही। मतलब इन्हें योगराज सिंह का हिंदू और राजपूतों को गाली देना नहीं देखा, इन्हें खालिस्तानी झंडे नहीं दिखे, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं दिखी। आगे चंद्रमोहन जी का यूट्यूब चैनल की चर्चा होती है, कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। खैर, इस पर अब बहस करना बेफिजूली हो गया है। अब इन जैसे कौमी दलालों से बहस करने की इच्छा ही नहीं होती। इन्हें जनेऊ, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र
सबसे दिक्कत है। अब बात आती है कि 10 में से 3 तो बीजेपी के संगठन हैं जो किसान बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ ये टिकैत कौन है और ये 624 करोड़ का मालिक ये कहां का किसान है? ये तो हमेशा से कांग्रेस के समर्थक थे। हाथ में सीपीआई का झंडा लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बकैत बोलता है कि तो क्या हुआ, क्या लोग किसी भी पार्टी के समर्थक होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और जो समर्थन करते हैं सरकार का उनको लिए इसका एक अलग ही ज्ञान फूटता है। मतलब कूट कूट कर डबल स्टैंडर्ड भरा हुआ है इस राज दरबारी में। चलो मान लिया 10 में से 3 समर्थक बीजेपी के हैं, 7 तो इंडिविजुअल समिति है ना, और फिर एज यूजुअल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की रैली जो कह रहे हैं कि अगर कोई किसान सरकार का समर्थन करेगा तो वह किसान नहीं हो सकता है। हाँ, अब कौन है किसान और कौन नहीं ये बिचौलिए सर्टिफाई करेंगे। ये वैसा ही है कि रवीश 6 साल से बोल रहा है जो इस सरकार को वोट देता है वो सब कम्युनल हैं। तो बेसिकली रवीश के हिसाब से जो किसान बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, आसाम वगैरह वगैरह वो सब फर्जी हैं, बस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही सही हैं। अब देश की कोई अच्छी खबर हो और रवीश उस पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगली खबर थी एमपी से, जहां बताया गया कि दीपक जो कि एक दिहाड़ी मजदूर थे, उन्हें एमपी में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनाया गया था। अब वैक्सीनेशन के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केस ऑफ पॉइजनिंग लिखा हुआ है, लेकिन एनडीटीवी इज हेल बेंट इन प्रूविंग कि वैक्सीन के वजह से मृत्यु हुई है। और प्रूफ क्या है? दीपक के घर वाले ऐसा बोल रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद एक रिसिप्ट सरकार की तरफ से वॉलंटियर्स को दी जाती है, पर ऐसी कोई भी रिसिप्ट उनके परिवार के पास नहीं है। पर परिवार ने कहा है तो सच ही कहा होगा। डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम किए हैं उनसे ज्यादा तो समझदार परिवार वाले होंगे। दीपक की पत्नी का कहना है उन्हें पता है मृत्यु वैक्सीन के वजह से हुई है, इसलिए ये सच बन जाता है। मैं पॉसिबिलिटीज को नकार नहीं रहा हूं, पर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि पॉइजनिंग का केस है और पॉइजनिंग के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो ये एनडीटीवी कैसे कंक्लूड कर सका कि मौत सिर्फ वैक्सीन के वजह से ही हुई है? दोस्तों, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके यहां किसी भी परिजन की मृत्यु हो तो वो अक्सर डॉक्टर पर ही इल्जाम लगाते हैं। ये हमारे देश में बहुत कॉमन केस है। 26,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल हुआ है। सारे एक्सपर्ट्स बेकार हैं, बस एनडीटीवी के बकैत कुमार ही सही हैं। 2-3 लोगों से मिलो, वो कैमरा पर बोलेंगे तबीयत वैक्सीन के वजह से खराब हो गई है, बस उसी को सच मान लो। और क्योंकि सरकार का विरोध करना है। एक बात बड़ी कॉमन होती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वैक्सीनेशन के बाद कुछ पेशेंट्स की तबीयत खराब होने के चांसेस हमेशा होते हैं। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर डॉक्टर ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो हॉस्पिटल में आए, जांच करवाएं, और ऐसा करने के बाद उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। दीपक की तबीयत खराब हुई, पर वो इलाज करने हॉस्पिटल नहीं गया, ये खुद उनकी बीवी ने बोला है। तो लापरवाही किसकी हुई है? लगवा के आए, उसके बाद में वो मतलब 3-4 दिन तक कुछ नहीं, 7 दिन तक वो ठीक ठाक थे, मतलब खाना पीना खा रहे थे। इसके बाद में उन्हें चक्कर आने लगे बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा ठीक है, आप से चलते नहीं बन रहा, आप आराम करो। फिर वो कहने लगे ठीक है, मैं आराम ही करूँगा। खाना खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। इसके बाद में उल्टियाँ होने लगी तो उसमें झाग निकल रहा था सर। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलो। वो अपनी जिद में रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आराम करने दो, मुझसे चलते नहीं बन रहा। क्या पहले से बीमार थे क्या? कुछ बीमारी नहीं थी सर उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि वो वैक्सीन से मरे? कासिम ने मुसलमान से हिंदू बन के कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ये उनकी मर्जी है, उन्हें धर्म परिवर्तन का संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल हक है।
किसी मुल्ला को हिंदू बनने का, लेकिन मुल्ला बने रहकर खुद का नाम हिंदू बताना और किसी हिंदू लड़की को फंसाकर उसके साथ गलत करने का हक किसी मुल्ला का, किसी कटवे का नहीं है। तो सुधर जाओ, नहीं तो लंबा डंडा होगा यूपी सरकार का। तो दोस्तों, ये था रवीश की दलाली। ये और इसका चैनल दिन रात कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रोटेस्ट चलता रहे और इनकी राजनीति चमकती रहे, फिर चाहे 75,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस ही क्यों ना झेल रहा हो देश। सरकार किसानों के सुझाव सुनने को तैयार हैं और किसान सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि 26 जनवरी को ये लोग तमाशा करेंगे। आप देख रहे हैं कैसे पंजाब हरियाणा में ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।